Welcome all to Yogi Ram podcast. Today we are honored to have Mr. Indra Kamal Tiwari ji as our podcast guest. As the head of learning and development at Our Money, Indra Kamal ji brings over 10 years of experience in L&D and holds several prestigious certifications including NISM and NCFM. Known for his innovative training methods and leadership development expertise, he has successfully trained over 10,000 students in the financial market. A best-selling course instructor on Udemy, Indra Kamal ji is passionate about unlocking potential and driving organizational success through continuous learning and growth. Let's dive into his journey and insight on talent डेवलपमेंट. वेरी वार्म वेलकम इंद्र कमल जी, आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू योगेश जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड अच्छा लगेगा बात करके. थैंक यू फॉर कॉलिंग. सर, मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंस्पायर यू टू परस्यू ए कैरियर इनटू लर्निंग एंड डेवलपमेंट? किसी भी फील्ड में कैरियर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, स्टेप होते हैं. तो एक प्रोसेस होता है कि आप कैरियर स्विच कर करके देखें और जहां पे मजा आने लगे आपको वो करने लगे. तो मेरे साथ यही रहा, यही प्रोसेस बनी रही. तो जब मैंने करना शुरू किया तो पहले मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, मेरा ग्रेजुएशन फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड. एंड उसके बाद जब मैं स्विच किया, थोड़ा सा कैरियर एक दो स्विच करके देखा, सो आई स्टार्ट इंजॉइंग इन दिस. तो एक टर्म चलता है स्पेशली इन सोशल वर्क, मैं वो आपके दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा कि हेल्प टू हेल्पलेस टू हेल्प देम सेल्फ, हेल्प द हेल्पलेस टू हेल्प देम सेल्फ. जब आपको इस चीज में मजा आने लगे, किसी को हेल्प करने में, कि वो अपने आप की हेल्प कर सके, तो डेफिनेटली आप इसमें करियर परस्यू कर सकते हैं. और मैंने भी इसीलिए परस्यू किया इसमें करियर, मुझे उस चीज में मजा आने लगा, मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो अपने आप की हेल्प कर सके. सो आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस थिंग्स. Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question, please describe your role as head of L&D at Our Money. ओके, सो मैं अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को टेक केयर कर रहा हूँ, हेड कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ टू टाइप ऑफ वर्टिकल. वन इज द एम्प्लॉय वर्टिकल एंड सेकंड वन इज द क्लाइंट वर्टिकल. तो एम्प्लॉय वर्टिकल में अबाउट 200 to 300 एम्प्लॉयज हैं, 250 to 300 एम्प्लॉय हैं रघुनंदन कैपिटल में, जिनकी मैं क्या करता हूँ, ट्रेनिंग इंश्योर करता हूँ कि उनकी ट्रेनिंग जो है तो होनी चाहिए एज पर द प्रोसेस, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन गोल. और सेकंड वन उनका मैं क्लाइंट वर्टिकल टेक केयर करता हूँ कि क्लाइंट वर्टिकल में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है एज पर द ऑर्गेनाइजेशन गोल, वो मैं टेक केयर करता हूँ. सो आई हैव अ टीम ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो टेक केयर कर रहा हूँ मैं उसको. तो टीम टेक केयर कर रहा हूँ, अलॉन्ग विथ माई टीम आई एम टेकिंग केयर ऑफ आवर मनी एम्प्लॉय वर्टिकल एज वेल एज क्लाइंट वर्टिकल. ग्रेट सर, ग्रेट सर. सर, इसी में थोड़ा सा और टेक्निकल एक सवाल पूछना चाहूंगा. बिल्कुल. व्हाट आर सम की चैलेंजेस दैट यू फेस इन L&D एंड हाउ डिड यू ओवरकम? सबसे पहले ये कि जो मेजर चैलेंज आता है, मैं एक जनरल फॉर्म में बताता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट ये कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग करना, तो कल्चर बनाना एक मेजर चैलेंज आता है. Right. दूसरा इसमें जो चैलेंज आता है कि ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना, कि अब किसी भी टीम में जैसे कि एक 10 लोग हैं, तो आइडेंटिफाई करना कि एक एक्स पर्सन को ये ट्रेनिंग चाहिए, वाई पर्सन को ये ट्रेनिंग चाहिए. True. पहला तो एक ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, TNI इसको बोलते हैं, ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है. और सबसे जो मेजर चैलेंजिंग पार्ट होता है वो कल्चर बनाना होता है. अब बहुत सारे चैलेंज आते रहते हैं, पूरा उसको इवेलुएट करना भी एक चैलेंज होता है, डेवलप करना भी एक चैलेंज होता है, उसको जो है तो डिजाइन करना भी एक चैलेंज होता है. बट जो मेजर चैलेंज आएंगे तो ट्रेनिंग को आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट पहला आएगा. अगर आइडेंटिफाई हो गई है, डिजाइन डेवलप इवेलुएट तो करेंगे ही, पर एट द एंड कल्चर बनाना कि वो लोग आपस में सीखना शुरू कर दें, यानी सोशल प्रोसेस से सीखना शुरू कर दें. जो मेजर चैलेंज होता है कल्चर बनाना. अब उसको, जैसे आपका क्वेश्चन था कि ओवरकम कैसे करेंगे, तो जनरल प्रोसेस है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो लीडरशिप टीम है, मैनेजर्स है, उनसे मिलिए और उनसे देखिए कि कहाँ पे ट्रेनिंग में गैप आ रहा है, वहां पे उसको आपको फुलफिल करना है. तो वो आप वहां से ऑब्जेक्टिव लीजिए और उस बेसिस पे जो है तो TNI आप डिसाइड कर सकते हैं. दूसरा जो मैंने बोला कल्चर बनाना, कल्चर बनाने के लिए लीडरशिप टीम की ट्रेनिंग करना और साथ में वहां पे सीनियर को इस तरीके से प्रमोट करना, इस तरीके से देना, वहां पे डेवलप करना, वो एक दूसरे को सिखाना शुरू कर दें. ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है और इसको यहीं से प्रोसेस होता है कि लीडरशिप टीम भी सीखे, सीनियर भी सीखें और वहां पे कल्चर बन जाए कि लोग एक दूसरे से सीखना शुरू कर दें, तब जाकर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है. तो ये मेजर 2 चैलेंजेस है, पर अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. राइट, राइट. सर, टॉकिंग मोर अबाउट चैलेंजेस, सो हाउ डू यू इंश्योर कि आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इट इज अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल? सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव होता है
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसी बेसिस में ट्रेनिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ट्रेनिंग की एक जर्नी में छोटी सी बता देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। सबसे पहले ट्रेनिंग की एक एनालिसिस की जाती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनिंग से ये चीज अचीव करनी है, तो अब कैसे अचीव करते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया एक छोटे से पार्ट में मुझे ट्रेनिंग से एक्स चीज अचीव करनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और जनरल लेवल का एग्जांपल देता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अटेंडेंस पोर्टल का प्रोसेस रहता है कि अटेंडेंस आपको अटेंडेंस पोर्टल से आपको लगाना है पंच इन पंच आउट के बाद। अब अटेंडेंस पोर्टल के लिए लोग वो उस अटेंडेंस पोर्टल को ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, दिख गई कि मेजर प्रॉब्लम आई उस ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्ट में, जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उस अटेंडेंस पोर्टल को ऑपरेट नहीं कर पाता है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गई। अब आइडेंटिफिकेशन में आपने ये देखा कि इसको ट्रेनिंग से सॉल्व करना है ना। अब क्या करेंगे, अभी तक क्या होता था कि हर बार जब भी प्रॉब्लम आती थी कि 100 के 100 एम्प्लॉय एचआर में कॉल कर देते थे। नाउ अब हम क्या करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के अलग अलग मेथड होंगे, उस मेथड को फॉलो करते हम ट्रेनिंग करेंगे। अब ट्रेनिंग करके देखेंगे कि ये जो ट्रेनिंग की है मैंने, अब लास्ट टाइम ऐसा होता था कि 100 में से 100 कॉल एचआर के पास जाते थे। अब क्या होंगे, ट्रेनिंग के बाद में आप देखेंगे कि 10 कॉल कम हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 10% ट्रेनिंग से अचीव कर लिया। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, हर एक ट्रेनिंग से क्या अचीव करना उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ट्रेनिंग से ऐसे अचीव किया जाएगा कि 5% ट्रेनिंग से अचीव करेंगे, 10% अचीव करेंगे, 20% अचीव करते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग डिजाइन हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होती है। और उससे हर एक ऑर्गेनाइजेशन वाले का ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा होता है तो ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे ट्रेनिंग से 20% अचीव करना है, इसी फाइनेंशियल ईयर में 30% अचीव करना है, 5% अचीव करना है। हर एक का ऑब्जेक्टिव होता है और ये दोनों अलाइन होते हैं आपस में। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपके दर्शकों को भी आया होगा समझ में कि कैसे जो है तो किसी को आइडेंटिफाई करना है किसी ट्रेनिंग को, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल रहेगा, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। आप 5% 10% किसी भी ट्रेनिंग से आप अचीव कर सकते हैं। सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनोवेटिव मेथोडोलॉजी आप यूज करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, एंड प्लीज शेयर सम एग्जांपल सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आपने इम्प्लीमेंट करे हैं। ओके, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सक्सेस होने के बाद भी वो चलती रहती है। तो सबसे पहले कि शुरू से समझ लेते हैं, जो आपको पहला क्वेश्चन था मेथड, तो अलग अलग तरीके की मेथड होती है ट्रेनिंग में। एक ब्लेंडेड मेथड होती है, एक गेमिफिकेशन मेथड होती है। ये सारी मेथड का यूज करते हैं, डिपेंड करता है। एक सोशल कल्चर होती है, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आपस में कल्चर बना के एक दूसरे से सीखना शुरू कर दें। एक सीनियर जो आया तो जूनियर को ये नहीं बोले कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, तो करके ही सीखेगा, एरर एंड ट्रायल मेथड से सीखेगा। तो बशर्ते कि उसको प्रमोट करे कि नहीं तू जाके ट्रेनिंग ले, वो कल्चर बन गया। तो अब मैं 3 मेथड अभी आपको मैंने बोला, एक ब्लेंडेड मेथड मैंने बोला, एक गेमिफिकेशन बोला, सोशल कल्चर, इस तरीके की बहुत सारी मेथड होती हैं। ये मैं जनरली ब्लेंडेड मेथड यूज करता हूँ। ब्लेंडेड मेथड अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं आपके दर्शकों के लिए, तो वो होती है एक तरीके से ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। उसके लिए मैं एलएमएस का यूज करूंगा, और उसको क्या करूंगा, मैं एक रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग में कन्वर्ट करूंगा। तो जैसे मैं इसी एग्जांपल को अगर कैरी फॉरवर्ड करूं, तो अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में ये लगा कि अटेंडेंस पोर्टल जो है तो कुछ लोग नहीं चला पा रहे, बहुत छोटा सा एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है। अब 100 के 100 कॉल एचआर के पास जाते थे, तो एक काम एचआर का बढ़ रहा था। अब मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थ्रू ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग दे दें तो कम से कम उनके पास 80 70 30 कॉल हो जाए, मतलब उनके कॉल्स के जो परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए ना। अब मैंने ब्लेंडेड मेथड, मैंने ये आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने ट्रेनिंग डिजाइन की। और डिजाइन करने के लिए बेहतर तरीके से डिजाइन करूंगा ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट आए, मजा आए सुनने में, सीखने में मजा आए उस चीज को। डिजाइन करने के बाद में उसको डिलीवर करेंगे, और डिलीवर करने के बाद देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे कि ये जो है तो 100 लोग जो कॉल करते थे उनका परसेंटेज डिप हुआ या नहीं हुआ। ये पूरी सक्सेसफुल ट्रेनिंग की जो है तो प्रोसेस होगी। तो ब्लेंडेड मेथड हो गई। गेमिफिकेशन करेंगे, गेम खेल करके, एक्टिविटी करके, रोल प्ले करके जो है तो हम इसमें जो है तो वर्क करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया सोशल कल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर वाला, आपस में जो है तो लोग सीखना शुरू कर देंगे। यहां से भी क्या होता है, ट्रेनिंग जो है तो आगे बढ़ती है। रही बात सक्सेसफुल ट्रेनिंग की, तो बहुत सारी हमने अभी तक सक्सेसफुल ट्रेनिंग इंप्लीमेंट की हुई है। बड़े सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसी को आप ले सकते हैं। सेल्स के लैंग्वेज में हमने ट्रेनिंग बहुत सारी अचीव की हुई है। एक दूसरा एग्जांपल आप बोलें तो आपके दर्शकों को मैं सेल्स के रिलेटेड बता देता हूं। मैं जैसे आपका 3 क्वेश्चन एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत दर्शकों को इसमें सीखने को मिलेगा। एक एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। यस यस प्लीज। जैसे मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सेल्स जो है तो मेरे किसी अभी टीम है, टीम से सेल्स अच्छी नहीं हो रही है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है, तो उसको क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एक बैकग्राउंड में ले लेता हूं कि सेल्स की एक ट्रेनिंग करनी है।
तो सेल्स एक इंक्रीज करनी है, एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी लाना है, ये और ऑब्जेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया कि सेल्स की इंक्रीज करनी है, साथ में क्या करना है अपने को, दूसरा ये है कि अपने को जो है तो कैसे भी करके जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है, ताकि फेक सेल्स नहीं हो रही, गलत प्रोडक्ट ना बिक रहा हो ना। अब वो ट्रेनिंग क्या होगी, ऑब्जेक्टिव लिखा गया, वो ट्रेनिंग डिजाइन की जाएगी, डिजाइन करने के बाद ट्रेनिंग मेथड के हिसाब से उसको डिलीवर की जाएगी, जो भी ट्रेनिंग मेथड है उसके हिसाब से डिलीवर करेंगे। और डिलीवर करने के बाद में ये देखेंगे कि जो ट्रेनिंग डिलीवर की गई थी, अब उसके बाद में अगर आपके रेवेन्यू में या सेल्स में, रेवेन्यू को अलग लेता हूं मैं, सेल्स में मैं देखता हूँ 10% इंक्रीज हो गया, तो आपकी ये ट्रेनिंग 10% सक्सेसफुल हो गई, एक तरीके से जो ट्रेनिंग दी गई थी। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास में फीडबैक आ गए, आपके क्लाइंटों के फीडबैक आया, फीडबैक शुड बी पॉजिटिव, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप दे रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 15% हो गया। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो अगर कस्टमर्स के पॉजिटिव फीडबैक आने लगे, तो जो ये ट्रेनिंग डिलीवर की गई थी वो जो है तो सही डायरेक्शन में गई। तो वहां पे अगर 15 फीडबैक आ गए, उस तरीके से परसेंटेज में उसको निकाल लेंगे कि क्या परसेंटेज उसका आता है। तो 15% मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन और 10% मैंने रेवेन्यू में, सेल्स में मैंने जो है तो कंट्रीब्यूट कर दिया थ्रू ट्रेनिंग। तो ये जो है तो ऑर्गेनाइजेशन गोल से भी कनेक्ट करेगी आपके, आपके जो है तो मेथड्स आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एज वेल एज जो आपने बोला, जो आपका क्वेश्चन था सक्सेसफुल ट्रेनिंग को, यही प्रोसेस है सक्सेसफुल ट्रेनिंग की डिलीवर करने के। साथ में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपको कंटिन्यूअस बेसिस में इसको करते रहना पड़ेगा, ये चलती रहेगी, इनोवेट करते रहना पड़ेगा। राइट 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 सर। सर इसी कंटेक्स्ट में थोड़ा सा और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जी। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं व्हेन यू आर इनटू ट्रेनिंग, एंड व्हाट चैलेंजेस डू यू सी इन फ्यूचर ऑफ L&D? देखिए, जब चैलेंज की बात करते हैं तो चैलेंज के सॉल्यूशन भी होते हैं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो सबसे पहले कि डे टू डे में जो टेक्नोलॉजिकल इतना जो चेंजेस आते हैं, तो सबसे जो किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में जो चैलेंज आता है, एडॉप्टेबिलिटी का चैलेंज आता है। तो आपको फ्रिक्वेंटली कोई चीज आ जाए, ऑफलाइन आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऑफलाइन के बाद ड्यूरिंग कोविड जो है, कोविड ड्यूरिंग या आफ्टर कोविड जो है तो शिफ्ट हुआ, तेजी से मार्केट शिफ्ट हुआ ऑनलाइन ट्रेनिंग की तरफ। राइट नाउ अब थोड़ा सा और देख रहे हैं कि फुली जो ऑनलाइन हो गए। मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ आपके राइट दर्शकों के लिए इसको, ऐसे समझें, जो आफ्टर कोविड जो है तो जो लोग पढ़ना शुरू किए घर में, तो जो बच्चे स्टडी करना शुरू किए, जनरल ले लेते हैं ट्रेनिंग को या जनरल स्टडी को ले लेते हैं, तो स्टडी जो करना शुरू किए, तब लोग घर में बैठ करके मोबाइल में जो चीज कर रहे हैं, तो जरूर नहीं कि स्टडी कर रहे हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो रही है नहीं हो रही है, एक राइट टफ आ गया ना, राइट चैलेंज आ गया। अब जब ऑफलाइन होता था, एटलीस्ट वहां पे टीचर देखता था उस चीज को, वो टीचर देखता था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑफलाइन से कहाँ चला गया, ऑनलाइन में चला गया, ये तो चैलेंज हो गया। लेकिन अभी डे टू डे चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ गया है, तो एडॉप्टिबिलिटी एक चैलेंज आता है। दूसरा, ये जो हमेशा चैलेंज बना रहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बोला, कल्चर, राइट कल्चर वाला पार्ट जो है टफ होता है, स्पेशली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक छोटा सा दूसरा, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 50 लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है, और वो 50 लोगों की इस बेसिस में हुई एरर एंड ट्रायल मेथड से, मतलब कि वो कर करके उन्होंने सीखा, और कर करके अभी तक कोई ट्रेनिंग का प्रोसेस नहीं बनाया था, कर करके वो आगे भी तक यहाँ पहुंच गए। लेकिन अब आपको पहुंचना है तो आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम बढ़ानी है, सारी चीज करनी पड़ेगी ना। वो 50 लोग जो है तो कर करके सीखे हुए हैं, अब उनको ये बात सिखाना कि नहीं, ट्रेनिंग से भी कुछ चीजें अचीव होती हैं, टफ होता है कल्चर बनाना। नाउ दे आर इन लीडरशिप साइड, अब वो मैनेजर बन चुके हैं, लेकिन उनको मेथड वही पता है कि करके ही सीखेंगे, एरर एंड ट्रायल मेथड, या दिस इज गुड मेथड, ऐसा नहीं करके सीखेंगे, अच्छी मेथड है ये। बट ये चैलेंज होता है कि उनकी ट्रेनिंग कैसे करें कि जो है तो कल्चर बन सके, ताकि वो अपने जो जूनियर आते हैं तो उनको प्रमोट कर सके कि नहीं तुम जो है तो ट्रेनिंग करो। तो पहला एडॉप्टेबिलिटी, डे टू डे जो टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा, ये जो कल्चरल चेंजेस है, ये भी जो है तो आगे चल के बहुत चैलेंज लाएगा। अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन कहीं बनाना पड़ेगा, इस पे कहीं सॉल्यूशन लाने पड़ेंगे, चैलेंज है तो सॉल्यूशन भी है। अब जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन में गए, तो फुली ऑनलाइन के बजाय ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन, मिडवेयर कहीं पे लगाना पड़ेगा, ताकि जो है तो बैलेंस बना रहे। ये चैलेंजेस है, पर उसके साथ में सॉल्यूशन भी अवेलेबल है अपने पास। बहुत अच्छे तरीके से आपने, बहुत अच्छे बेसिक एग्जांपल्स के साथ आपने बताया। सर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्किल डू यू बिलीव आर एसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल कॉर्पोरेट ट्रेनर? तो सबसे पहले ये कि ट्रेनिंग में 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये ट्रायंगल मेथड या ट्रियोडिक मेथड बोलते हैं इसको। तो एक होता है ट्रेनर, यानी जो सिखा रहा है, दूसरा एक लर्नर है, बीच में एक ट्रेनिंग मटेरियल है। तो ये 3 लोग हैं, आपस में मिले हुए हैं, तीनों को अपने को क्या करना है, ग्रो करना है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बता दूंगा, और इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ मेथड बता देता हूँ। ट्रेनर बनने के लिए आप जनरली कोई भी ट्रेनर देखते हो, चाहे आप मोटिवेशनल स्पीकर देखते हो या किसी भी तरीके का स्पीकर देखते हो, आपको वो क्वालिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, यानी अपनी बातों को आप क्लैरिटी के साथ रख पा रहे हो।
कम्युनिकेशन स्किल आपकी ठीक हो, प्रेजेंटेशन स्किल आप ठीक हो, फिर इसके बाद में आपको इंगेज करना आना चाहिए। आपने चैलेंज पूछा था, ये अपने आप में चैलेंज है इंगेज करना। लास्ट क्वेश्चन में फिर से थोड़ा फॉरवर्ड अगर कर दूं, इंगेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, सामने वाला बोर होकर के सो गया। तो आपको ये भी अपने आप में एज ए ट्रेनर, अगर आपको ट्रेनर बनना है, कॉर्पोरेट ट्रेनर आते हैं, तो पहले तो ट्रेनर की आपको जो एचआर स्किल्स हैं उसको डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, इंगेज करने की स्किल। फिर इसके बाद में आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ये तो हो गई आपके एचआर स्किल में आ जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आ गई, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल आ गई आपकी। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना, किस चीज के आप ट्रेनर बन रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे तो उस तरीके की आपको चीजें आनी चाहिए। अब आप इम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑन रोल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं तो आपको उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। सारी आपने एचआर स्किल डेवलप कर ली, सब्जेक्ट मैटर आपने डेवलप कर लिया, फिर इसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिखाने मजा आना चाहिए आपको। वेरी ट्रू। आपको हेल्प करने में, दूसरों को मोटिवेट करने में, प्रमोट करने में, हो सकता है वो आपसे आगे भी चला जाए, वो पॉसिबिलिटी है। आपको मजा आना चाहिए उसमें। आपको डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड को इनोवेट करके अलग तरीके से डिलीवर करने में मजा आना चाहिए। ये देखना है आपको कि प्रीवियस जो किया था वो नहीं सही हुआ, तो आप कैसे बेहतर तरीके से कर सकते। तो ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं, ये सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कॉर्पोरेट ट्रेनर की तरफ जाएंगे। कुछ चीजें एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देता हूं मैं। जनरल ये जो ट्रेनिंग का कल्चर है वो एचआर से आया है। तो जो, अगर मैं हायरार्की बेसिस में बात करूं, तो पूरा टॉप लेवल हायरार्की एक एचआर की होती है। अब एचआर में अलग अलग तरीके के मैनेजरियल लोग, अलग अलग फंक्शन होते हैं। मैं अगर एचआर फंक्शन की बात करूं तो अलग अलग फंक्शन होते हैं। एक प्राइमरी फंक्शन मैं बता देता हूं, हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है जनरली। वो होता है पॉज डिकॉर्व, एक बहुत बेसिक से मेथड चलती है, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये हर एक मैनेजर का काम होता है, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, चाहे वो एचआर मैनेजर हो। एक मैनेजर का काम होता है ये, जो कि करना होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये मैनेजर के काम होते हैं। दूसरा, जब आप एचआर करते हैं, एज एचआर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एचआर के सेकेंडरी रोल हो जाते हैं। अब प्राइमरी रोल कुछ और होता है। और प्राइमरी रोल जो एचआर का होता है, वो होता है एक तरीके से प्रोक्योरमेंट। यानी आपको प्रोक्योरमेंट की सारी साइंस आ रही है, यानी जैसे कि रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, आपका इंडक्शन हो गया, आपका इंडक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। फिर इसके बाद में ये इंडक्शन वाला ही पूरा, उसके बाद में दूसरा स्टेप हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये एमबीए एचआर जो किए होते हैं, ये एलिजिबल होते हैं एचआर ट्रेनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। बट ट्रेनर के लिए आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जो मैंने बोला। पर एजुकेशनल बैकग्राउंड बोलूं तो एमबीए एचआर जो है, या एमएसडब्ल्यू एचआर, ये दूसरी जो स्किल है। प्रोक्योरमेंट के बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये मैनेजरियल फंक्शन, मतलब एचआर के फंक्शन है। ये जो है, तो एमबीए एचआर वाला, एमएसडब्ल्यू एचआर वाला, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई किया हुआ है, वो कर सकता है उसको। फिर इसके बाद में और भी क्वालिटी होती है। आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको जो है तो एक्ट्स कुछ आने चाहिए। तो अलग अलग प्रोसेस होती है, पर उसमें अभी डीप में नहीं जाते हैं। पर एक जनरल प्रोसेस आप समझ लीजिए कि अगर एमबीए एचआर किए हुए हैं आप, तो आप लर्निंग एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर तो बन जाते हैं, पर धीरे धीरे आपको ट्रेनर की क्वालिटी लाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं, सो यू कैन बी ए ट्रेनर एज वेल। ये भी कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी सर्टिफिकेशन ऑल्सो, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप कर सकते हैं रिगार्डिंग ट्रेनिंग। अलग अलग मेथड होती हैं, उन मेथड के रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन कीजिए। और आप एडी मॉडल आप सीख सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सीखे फॉर द ट्रेनिंग, एक्सेल में आपको अच्छे होना चाहिए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। Great, great. Sir, moving to the next question, how do you handle resistance to change within an organization? क्योंकि इसमें करते करते जब ट्रेनिंग करते हैं तो साइकी लेवल बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सीखने को मिलता है, हम सीखते भी हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, हम खुद लर्न करते हैं। अब ये देखिए, टू वे प्रोसेस होती है। एक चीज होता है जब लर्निंग का हम डिफाइन करते हैं, लर्निंग को डिफाइन करते हैं, टीचिंग को जब डिफाइन करते हैं, तो क्या प्रोसेस होती है इसमें। जैसे कि इसमें तीन लोग, जैसे मैंने बताया कि एक है टीचर, एक है इसमें से लर्नर, एक है कंटेंट, एक तरीके से। लेकिन जब टीचर टीच कर रहा है तब भी वो लर्न कर रहा होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अभी मैं लास्ट एक ट्रेनिंग कर रहा था, और उस ट्रेनिंग में अब ये सीखने को मिलता है कि आप जब किस लेवल में जाते हैं। लगभग अप्रॉक्स उसमें 30 के आसपास लोग बैठे हुए थे। सो आई वॉज जस्ट टेलिंग अबाउट द ट्रेडिंग। मैं प्रो ट्रेडिंग के लिए, मैं जो है तो मैं ट्रेडिंग दे रहा था, जो प्रोप्राइटरी डेस्क की ट्रेनिंग होती है उसके रिलेटेड मैं ट्रेडिंग दे रहा था। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग में ट्रेडर की क्वालिटी बता रहा था कि आप अच्छे ट्रेडर बनने के लिए क्वालिटीज होती हैं, सो स्टार्ट डेवलपिंग दिस क्वालिटी। सो मैंने बोला कि आपको कुछ मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज डूइंग ट्रेडिंग, स्पेशली हैंडलिंग टू मच बिग अमाउंट, इज स्ट्रेसफुल वर्क।
बहुत एक टेंशन का काम होता है ड्यूरिंग मार्केट आप जब वर्क करते हैं कि टेंशन काम होता है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो फिजिकल हेल्थ आपके लिए कुछ कर सकते हैं, आप जनरली कुछ वर्क कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। सो योगा कुछ नहीं आता, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जस्ट गिविंग एग्जांपल्स, सीखते हैं हम। सो वन ऑफ द पर्सन अबाउट 42 या फिर 45 ईयर के थे वो, एंड वो 45 के लगते नहीं थे। सो आई जस्ट ही सेड कि मैं सूर्य नमस्कार सर डेली करता हूँ। तो आसपास के लोग थोड़ा बात कर रहे थे, मैं बोला थोड़ा सा सब लोग शांत हो, इसको सुनो, देखो ये 45 ईयर के हैं, पहले आप अपनी एज बताओ। सी सेड आई एम 45। तो मैं बोला देखा सूर्य नमस्कार करते हैं तो इसलिए जो है, तो इसलिए लगते नहीं 45 ईयर। सो उनका कहना था मैं सर डेली करता हूँ। तो फिर मैं पूछा कितनी बार करते हैं? इस सेट सब मैं एक ही बार करता हूँ, सूर्य नमस्कार करके चला आता हूँ। तो मैं उन सबको साइलेंट करवाया हुआ था। तो ये सीखने को मिलता है अपने को कि अब ये भी एक था कि मेरी तरफ से ये था कि मैं अपनी तरफ से डिलीवर ये करना चाहता था कि सब लोग उसको एग्जाम्पल माने। मैं डिलीवर करना चाहता था, जो लगभग 23 ईयर के लोग बैठे हुए सीखे, एग्जाम्पल माने उसको। लेकिन वो सीखने को मिला, फिर मैं बात को वहां पे डाइवर्ट किया, चेंज किया। तो ये एक तरीके से हम भी सीखते हैं वहां से। तो ये कंटिन्यूस बेसिस हम इनोवेट करते हैं, फिर ये भी देखते हैं कि रिजल्ट इवेल्युएशन कैसे आया, फिर इनोवेट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको 5 चीजें: एनालिसिस, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन के लिए मैं एलएमएस यूज करते हैं, हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं। प्रॉपर बेसिस में हम इवेल्युएट करेंगे इस पर्सन को, जो मैंने ट्रेनिंग दी है उसका कैसे रिजल्ट आ रहा है। अब लग रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर फीडबैक लेंगे प्रॉपर बेसिस। अब इसी एग्जांपल को, जो मैं प्रीवियस एग्जांपल बोला था, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं सेल्स वाले एग्जांपल। अब मैंने क्या किया कि या मैं अटेंडेंस वाले एग्जांपल के लिए लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि अटेंडेंस पोर्टल के लिए बार बार जो है तो कॉल्स आते हैं ना। अब मैंने एक ट्रेनिंग डिजाइन की, डिजाइन करने के बाद में कोई मेथड यूज की, उसको मैंने एक एलएमएस में पुट किया, अपने वीडियो मैंने बनाया और उसको एलएमएस में पुट कर दिया ना। वो वीडियो को देखेंगे लोग, देखने के बाद अब दो प्रोसेस हो सकती है, तो पूरा देखेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, देखने के बाद में कुछ जाके ड्रॉप कर देते हैं, 2 मिनट 5 मिनट देखा, हो सकता है 15 मिनट की वीडियो बीच में ड्रॉप कर दिया। अब हम देखेंगे उस वाले में कितने लोग 2-5 मिनट में जाके ड्रॉप कर देते हैं। तो हो सकता है कि उनको मजा नहीं आ रहा सीखने में। अब हम उनसे बात करेंगे, फीडबैक लेंगे, डायरेक्टली ना बात करके कोई फॉर्म के थ्रू फीडबैक लेंगे, और फिर इसके बाद में उस वीडियो में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये चैलेंजेस आते हैं, हम डे टू डे सीखते हैं, डे टू डे इवेलुएट करते हैं, एक्सेल सीट में प्रॉपर बेसिस में डेटा को लाते हैं और इवेलुएट करके फिर से एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके फिर स्टार्ट करते हैं कि नहीं अब फिर से डिजाइन करना। इसीलिए लर्निंग को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस बोला जाता है, हम डे टू डे सीखते हैं। Right, sir. Sir, moving to the next question, please tell us about how importance of compliances training in organization. कंप्लायंस तो बहुत बेसिक से रहते हैं, ज्यादा वो नहीं रहता इसमें, पर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंसेस कंप्लीट होने चाहिए, उसमें ज्यादा आपको कंप्लायंसेस के नहीं होनी चाहिए। पर ये कि आप अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके पास में खुद के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सो आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जो है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंप्लायंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे एज पर जो बायस लॉ जो भी कंपनीज के हैं। सो यू हैव टू फॉलो ऑल द कंप्लायंसेस। Sir, moving to the next question, and very common also, how do you stay updated with the latest trend and providing training into L&D? सो इसके लिए सबसे पहले ये कि कल्चर जब भी होता है तो हर एक चीज का एक कल्चर होता है। इसको कम्युनिटी बोलते हैं जनरली, जो है तो हम कम्युनिटी भी बनाते हैं। जब सोशल कल्चर बनाते हैं ट्रेनिंग का, तो हम कम्युनिटी बनाते हैं। कि कैसे बनाते हैं, कि एग्जांपल ले लेता हूँ, वही कम्युनिटी आप आंसर आप पा जाएंगे, वही कम्युनिटी हम अपने लिए बनाते हैं। तो जैसे क्या हुआ कि जैसे मैंने एक ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद मैंने 10 लोगों को एक कम्युनिटी बना दी। वो कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है, वो कम्युनिटी मेरे एलएमएस में हो सकती है। मैं चाहूंगा कि वो क्वेश्चन सिर्फ मेरे से ना पूछे, मैं चाहूंगा कि वो एक दूसरे से सीखें। तो एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा, वहीं पे कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा, दूसरा ने रिप्लाई कर रहा है, कल्चर बन गया एक तरीके से, वहीं पे रिप्लाई कर रहा है। हमारे लिए वो कम्युनिटी सेम होती है। तो हम जैसे कि हमारे चाहे वो लिंक्डइन की प्रोफाइल हो, तो लिंक्डइन की प्रोफाइल में जो है तो हम कनेक्टेड रहते हैं उन कम्युनिटीज से, वहां से अप टू डेट रहते हैं। लर्निंग डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोफाइल है, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, इंडिया के रिलेटेड हो, क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं मार्केट में, अप टू डेट रहते हैं। मार्केट की काम करते हैं, अप टू डेट रहते हैं, कैसे कैसे मेथड कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमने जो कुछ चैलेंजेस ये भी देखे, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन भी था, जो चैलेंजेस देखे, लोगों का अटेंशन स्पैम जो है थोड़ा थोड़ा जो है तो कम हो रहा है। हम ये देखते हैं कि कैसे 3D तरीके से अच्छी ट्रेनिंग डिजाइन करके उनको जो है तो डिलीवर कर सके। तो हर बार अब टेक्नोलॉजी इतना अपडेट हो गई है, अब हम ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप्स में ऐड होते हैं, अलग अलग हम चैनल्स में ऐड होते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं आपस में, या आपस में जैसे हेड से कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चैलेंजेस आ रहे, कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू कम्युनिटी, कम्युनिटी के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। लिंक्डइन में ऐसे ग्रुप अवेलेबल रहते हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। इवन आप वो लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ द इशू एंड यू आर कनेक्टेड विद द राइट पर्सन, सो दे रिप्लाई।
सो आप जैसे मेरे को भी कोई क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग इवन स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग ट्रेनिंग, मैं रिप्लाई करता हूँ प्रॉपर बेसिस में, चाहे वो जानता हूँ या नहीं जानता हूँ उसको मैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कम्युनिटी से कनेक्टेड रहते हैं, और वहां से हम क्या कर रहे थे, सीख रहे होते हैं। और जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं किसी तरीके से या अपग्रेड करना होता है, इसी प्रोसेस को हम करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, अगर लग रहा है तो हम दूसरे मेथड को लाते हैं और मेथड को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। Great, 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 sir. Sir, moving to the vision, what is your vision for the future of training and development in corporate world? मैं तो हर बार जो है तो ट्रेनिंग कल्चर की बात करता हूँ। ट्रेनिंग कल्चर ये जो टफेस्ट टास्क है, सबको फोकस करना चाहिए, ट्रेनिंग कल्चर में फोकस करना चाहिए। लोग एक दूसरे से क्या करें, सिखाना शुरू कर दें। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपग्रेड हो गई है जो कि इजी है अभी, तो Right, right. टेक्नोलॉजी इतनी हुई तो हम क्या कर सकते हैं, हम कल्चर बना सकते हैं ऐसा जिससे एक दूसरे से लोग सीखें। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आने वाले टाइम में, लोग एक दूसरे से सीखें। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑल्सो, मैं ट्रेनिंग डिजाइन किया हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए भी। सो जरूरी नहीं कि आप उस पार्ट के लिए अवेलेबल हो, बट मेरा विजन यही है कि आने वाले टाइम में इवन जो लीडरशिप ग्रुप होता है, पुराने लोग होते हैं छोटी कंपनियों में जो होते हैं, उनको एक तरीके से ट्रेन करना, ताकि वो क्या करें, कल्चर बना सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी ग्रो कर सके। अब देखिए ट्रेनिंग से कितना बेनिफिट होता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग 20 30 40 लोगों की स्ट्रेंथ बना चुकी है, जस्ट बिकॉज उन्होंने अच्छा किया हुआ है ना, उनको नेक्स्ट लेवल में जाने की प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं उनको ट्रेनिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो ऑलरेडी जो है तो सेटल्ड जो है। अब मैं चाहता हूं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन जो है तो एसएमईज जो हैं, जो एक तरीके से स्टक हो चुके हैं, सो ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करें अपने कंपनी में, ट्रेनिंग डिजाइन करवाएं अपनी कंपनी के लिए, और ट्रेनिंग डिजाइन करवाकर एक कल्चर डेवलप करें जिससे उनके लीडरशिप टीम का, उनके जो मैनेजर्स हैं उनका, एज वेल एज जो आने वाली उनकी टीम है यानी जो जूनियर्स हैं, वो क्या करेंगे, एक तरीके से कल्चर बना सकें और एक दूसरे से सीख सकें। तब क्या होगा, एक तरीके से एक लेवल पे सब आ पाएंगे, वो भी नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। मेरा विजन यही है कि आने वाले जो कंपनियां हैं, जो एक तरीके से ये कंट्रीब्यूट करती हैं डायरेक्टली, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है इनका, इन कंपनियों का, तब ये कंपनियां भी ग्रो करेंगी। कैसे ग्रो करेंगी, थ्रू लर्निंग ग्रो करेंगी, लर्न करके ग्रो करेंगी। जब ये ग्रो कर रही हो तो इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इनका हो रहा होगा। तो मेरा भी का विजन यही है कि आने वाले टाइम में मैं एक अच्छी अच्छी से कंपनियों से कनेक्ट करूं, को डिजाइन करूं, को कंसल्ट करूं लोगों को कि आप कैसे जो है तो डिजाइन कर सकते हैं ट्रेनिंग को, अपने कल्चर कैसे बना सकते हैं ट्रेनिंग में। इवन मैं आपको शायद उसमें मेंशन नहीं किया है, पर 2024 में मैंने जो है तो एक तरीके से एक अवार्ड भी पाया था कि मैं जो है तो इनोवेट किया हूँ ट्रेनिंग, और ऑटोमेट अब चल रही है ट्रेनिंग, तो आप कल्चर बना सकते हैं और डेफिनेटली ऑटोमेट ट्रेनिंग। Great, 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 sir. Sir, moving more about corporate and corporate training, what impact does your experience as a Udemy instructor have on your corporate training? और सर आप कौन से सब्जेक्ट पे आप ट्रेनिंग देते हैं, सर इसके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा डिटेल प्लीज बताइए। तो सबसे पहले यूडमी एक मेरा कोइंसिडेंस स्टोरी है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके यस दर्शकों के सर। लिए। तो यूडमी एक्चुअल में ड्यूरिंग कोरोना हुआ, तो उस टाइम में मैं किसी के लिए मैं कोर्स डिजाइन करना बता रहा था। आई हैव क्रिएटेड ट्रेनिंग्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लेवल टिल नाउ। ड्यूरिंग कोरोना मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल में ट्रेनिंग डिजाइन करता था, बट ड्यूरिंग कोरोना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोचिंग सारी बंद हुई। और जब कोचिंग बंद हुई तो लोगों को ये लगा कि स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, मेरे कुछ मित्र थे कोचिंग इंडस्ट्री से, तो उनको ये लगा कि अब मैं पढ़ाऊं कैसे, बताऊं कैसे लोगों को। तो मैं उनको बता रहा था कि आप इजी तरीके से वो मैथ पढ़ाते हैं, सो इजी तरीके से थ्रू लैपटॉप भी रिकॉर्ड करके अपने लोगों को पहुंचा सकते हो। सो आई वाज टेलिंग देम टू डिजाइन द ट्रेनिंग, बहुत 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 बेसिक सी प्रोसेस बता रहा था उनको, हाउ यू कैन डिजाइन द ट्रेनिंग। यू हैव अबाउट 500 to 700 स्टूडेंट दोज हु आर वेटिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको डिलीवर कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब में पुट कर दीजिए, रिकॉर्ड कीजिए लैपटॉप में, यूट्यूब में पुट कर दीजिए। सो ही वॉज वेटिंग फॉर द डिजिटल पैनल। अब कोरोना के ड्यूरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं था डिजिटल पैनल जो है तो सेटअप लगे सारी चीजें हो जाए। मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि थ्रू लैपटॉप हाउ यू कैन रिकॉर्ड द ट्रेनिंग। तो दैट टाइम ही वाज नॉट कन्विंस्ड, बट राइट नाउ ही इज डूइंग इन थ्रू डिजिटल पैनल। मैं अपनी ट्रेनिंग डिजाइन किया, और दैट टाइम जब फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था फॉर द यूडमी, दैट टाइम वॉइस का ऐसा इशू था कि फैन चल रहा है, ओके। आवाज आ रही थी। इसके अलावा साथ में ना सिर्फ वॉइस का इशू आ रहा था कि मतलब वीडियो की क्वालिटी ऐसे थी। मैंने वीडियो पुट किया, वीडियो थोड़ा चैलेंजिंग था पुट करना, वीडियो को क्वालिफाई करवाना, मैंने उसमें सोशल मीडिया हैंडल वगैरह डाल दिए, मुझे उसकी आइडिया नहीं था। सारी चीज करने के बाद मैंने कुछ एक महीने के प्रोसेस मैंने सही किया, उसको करने के बाद मैंने पुट किया पहला कोर्स, मैंने पुट किया इक्विटी डेरिवेटिव का। इक्विटी डेरिवेटिव एनआईएसएम का है, विच इज द सेबी द्वारा ऑर्गेनाइज एक इंस्टीट्यूट है।
ये अगर इक्विटी डेरिवेटिव आप पेपर 8 निकाल लेते हैं तो गारंटेड जॉब ऑलमोस्ट होती है, स्पेशली इन फील्ड ऑफ फाइनेंस। तो पहला मैंने कोर्स बनाया था इक्विटी डेरिवेटिव का, उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स आया, कुछ निगेटिव फीडबैक भी मिले, और उससे मैं जो मुझे इंप्रूवमेंट, मैंने बताया ना हर बार हम इंप्रूव करते हैं। जब भी कोई निगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसको इंप्रूव करते हैं, ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है इंप्रूव करते हैं, हर बार इवेलुएट करते हैं। तो मैंने पहले इक्विटी डेरिवेटिव को बनाया, फिर मैंने पूरा का पूरा वीडियो रिप्लेस कर दिया उसको। मैंने देखा क्वालिटी इंप्रूव करते हैं एक बार, फिर मैंने पूरा वीडियो रिप्लेस किया, फिर देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग अच्छा पास करना शुरू कर दिए, लोगों को जॉब लगनी शुरू हो गई। मुझे लगा ये तो लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है तो फ्री में अवेलेबल, उस टाइम में कुछ अवेलेबल ही नहीं था, यूट्यूब बहुत सस्ते रेट में कोर्स मिल जाता है। सो मैंने फिर और कोर्सेज डिजाइन किए, जिसमें से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का कोर्स मैंने डिजाइन किया, हिंदी में, इंग्लिश में। टेक्निकल एनालिसिस मैंने डिजाइन किया, टेक्निकल एनालिसिस डीप हिंदी में मैंने डिजाइन किया। रिसर्च एनालिस्ट एनआईएसएम का कोर्स मैंने पूरा डिजाइन किया। हर एक कोर्स की लेंथ, किसी कोर्स की लेंथ 12 घंटे है, 15 घंटे है, 17 घंटे है, इस तरीके से लेंथ कोर्स के हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 से 6 कोर्सेज डिजाइन किए। एक दो को 2 बार मैंने कर दिया, जिससे मैंने बताया इवेल्युएट करते हैं, इवेल्युएशन में कहीं लगा कुछ है तो अपने को फिर से चेंजेस करना है। मैंने फिर से उसमें 1-2 बार चेंजेस कर दिए ना, बहुत अच्छे लोग उसमें से जॉब भी पा चुके हैं, बड़े अच्छे फीडबैक्स उसमें मेरे पास पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे लोग जो है तो उसमें से रिस्पॉन्स भी कर चुके हैं। और कोइंसिडेंटली इसमें ये होता है, मुझे ये सारी चीज पता भी नहीं थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे यूडमी को जाना है। यूडमी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है स्पेशली रिगार्डिंग कोर्स, और इसमें फिर मुझे इन 2024 2 या 3 मंथ में, इवन 2023 में भी, मेरा एक इक्विटी डेरिवेटिव वाला कोर्स बेस्ट सेलिंग कोर्स था। सो ये मेरी एक अचीवमेंट उसमें थी, जो कि मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था उसमें जाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड आई हैव रिकॉर्डेड दैट कोर्स एंड आई बिकम बेस्ट सेलर ऑन स्पेशली इन इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी डेरिवेटिव मेरा बेस्ट सेलिंग कोर्स बना। 2024 में 2 या 3 मंथ, अलग अलग मंथ रहा, वो मंथ वाइज डिक्लेयर होता है, जिस मंथ में अच्छी सेलिंग रहती है वो डिपेंड करता है, ओवरऑल ट्रैक करते हैं। उसके बाद बेस्ट सेलर का मेरे पास टैग अभी भी जो है तो रखा हुआ है। तो ये रहा मेरी यूडमी की वो जर्नी रही, जो कि अभी भी चल रही है, और अच्छे लोग उसमें से बेनिफिट ले रहे हैं। तो फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरली, मैं जो खुद भी क्वालिफाइड हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में क्वालिफाइड हूँ, रिसर्च एनालिस्ट 2 बार मैंने क्लियर किया हुआ है, इक्विटी डेरिवेटिव मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। ये सर्टिफिकेशन की एक वैलिडिटी होती है, उसके बाद फिर से आपको सर्टिफिकेशन या सीपी प्रोग्राम करना होता है। तो चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ इन सर्टिफिकेट्स को, सिखाता भी हूँ, ट्रेनिंग्स भी देता हूँ इन सर्टिफिकेशन की, तो मैं इसके लिए मैं पेपर खुद देता हूँ। मेरे पास में कमोडिटी डेरिवेटिव क्लियर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में क्लियर हूँ, मैं जो है तो करेंसी डेरिवेटिव क्लियर किया हूँ, एनसीएफएम का टेक्निकल एनालिसिस, वो एनसीएफएम का कैश डीलर मॉड्यूल मैंने क्लियर किया हुआ है, पीएमएस का मैंने लेवल 1 क्लियर किया हुआ है। सो आई हैव दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट। इन सर्टिफिकेशन को मैं सिखाता भी हूँ, एज वेल एज जो है तो मैं खुद भी इंप्लीमेंट करता हूँ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। कुछ टेक्निकल एनालिसिस एडवांस में बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ, वो भी मैं सिखाता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। कुछ पार्ट में फंडामेंटल एनालिसिस की भी टेक केयर करता हूँ, नॉट फुली वन। तो ये सारे टेक केयर करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग में किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग में डिजाइन करता हूँ। सब्जेक्ट मैटर, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट मैटर में ये है कि ऑन रोल ट्रेनिंग होगी जो बेहतर तरीके से मैं डिजाइन कर सकता हूँ। अब इवन जो है तो मैन्युफैक्चरिंग की मैंने डिजाइन की हुई है, 1-2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मैंने ट्रेनिंग डिजाइन की हुई है। एज ए ट्रेनिंग कंसल्टेंट रहा हूँ मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में भी, कि कैसे आप जो है तो ट्रेनिंग को डिजाइन कर सकते हैं बेहतर तरीके से जो है तो मैं वो भी किया हूँ। तो सब्जेक्ट मैटर में फाइनेंस के सारे सब्जेक्ट लगभग ले लेते हैं, और इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग हो, डिजाइन कर सकते हैं। ग्रेट 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 सर, ग्रेट सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, व्हाट आर सम की इंडिकेटर ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम? तो सक्सेसफुल ट्रेनिंग का वही ऑब्जेक्टिव जो मैं एक एग्जांपल दिया था आपको, एक बार फिर से दूसरी तरीके से मैं एक बार इसको बताता हूँ। तो की इंडिकेटर से ये है कि वो नंबर्स में पता चलना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग मेजरेबल होती है। ये मतलब ऐसा नहीं कि इंटेंजिबल, हाँ ट्रेनिंग मैंने डिलीवर की, मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ डिलीवर हुई, अब हुई या नहीं डिलीवर हुई, इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो ये स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले वही मैं जो आपको सेल्स का एक एग्जांपल दिया था, तो पहले सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड हम बनाते हैं। बैकग्राउंड बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, टीएनआई जो चैलेंजिंग टास्क होता है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि मुझे जो है, तो टीएनआई मतलब होता है ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बोलते हैं, टीएनआई भी बोलते हैं कुछ लोग, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बोलते हैं। तो मैंने एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद एक गैप निकला कि मुझे इस चीज की ट्रेनिंग देनी, और इट शुड बी मेजर्ड। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, नंबर में मेजर होती है ट्रेनिंग हमेशा। तब मैंने एक एनालिसिस की कि जो है तो ड्यू टू कंप्लायंस का एक रीजन है, ड्यू टू कंप्लायंस मेरे इस तरीके के जो एडवाइजर्स हैं या डीलर्स हैं, इस तरीके के सर्टिफिकेशन उनके पास में होने चाहिए। नाउ अब मैंने एक एनालिसिस की कि मेरे पास 10 लोग ऐसे हैं जिनको एक्स सर्टिफिकेट क्लियर कराना है, ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट हो गया। नाउ
आई एम गोइंग टू डिजाइन दिस ट्रेनिंग, आई एम गोइंग टू डिलीवर दिस ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंट करूंगा, देन आई एम गोइंग टू इवेलुएट दिस ट्रेनिंग। सारी चीज करने के बाद में मैं क्या करूंगा, नंबर्स में देखूंगा कि आउट ऑफ 10 कितने लोग क्लियर किए। अगर 5 लोग क्लियर कर लिए 50% सक्सेस, अदरवाइज 50% सक्सेस। सो दीज आर द पॉइंट्स, की पॉइंट्स। ये कहां से कनेक्ट हुआ? ये कनेक्ट हुआ टीएनआई से। सो जो ऑब्जेक्टिव था वो कितना अचीव हुआ सक्सेसफुल ट्रेनिंग का, ये अब एक पूरी तरीके से नंबर्स में डिफाइन होगा कि कितने पॉइंट है, कितने नंबर में जो है तो मैंने अचीव किया इसको। अगर मैं नंबर में अचीव कर रहा हूं तो इट इज गुड, हर चीज मेजरेबल है। ट्रेनिंग की हर चीज मैं एलएमएस से मेजर करूंगा इसको। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक कोर्स बनाया, अब कोर्स बनाने के बाद आप मुझे बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आया, तो मैं पहले चेक करूंगा कि इन्होंने वीडियो देखा भी है कि नहीं देखा। वो मेरे पास मेजर करने का पैरा, मेरे पास एलएमएस है उसके लिए। मैं उसमें प्रॉपर बेसिस में मैंने डिजाइन की हुई है ट्रेनिंग। मुझे पता है अब डिजाइन कैसे किया मैंने। मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो के बाद में 5 क्वेश्चन पुटअप किए। अब पहले वीडियो के बाद आपको देख करके इसका जवाब देना, जवाब दिए फेल हो गए, इसका मतलब वो डिलीवर नहीं हुई बात। या तो आपने सही से समझा नहीं, आप मोबाइल में सिर्फ वीडियो देख रहे थे, या तो आपने नोट नहीं किया, या तो आपने जो है तो प्रैक्टिस नहीं की, या तो आपने सही से आंसर नहीं, या तो ट्रेनिंग सही से डिलीवर नहीं। तो ये सारे प्रोसेस होती है। ट्रेनिंग एक मेजरेबल पार्ट है, बिल्कुल आप नंबर में मेजर कर सकते हैं इसको आप। और इसकी एमआईएस बनती है प्रॉपर बेसिस पे, ट्रेनिंग एमआईएस बोलते हैं इसको। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग एमआईएस होती है, और ट्रेनिंग एमआईएस से क्या करते हैं, मेजर कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग कितनी अचीव हुई है। तो ऑन द ईयर जब फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके एक फिक्स बजट ऑर्गेनाइजेशन दे देती है। उस बजट के अंडर में अपने को क्या करना रहता है, उसको पूरी तरीके से अपने रिसोर्सेस करने हैं। सारे रिसोर्सेस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम इंप्लीमेंट करेंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ये देखेगी कि ऑर्गेनाइजेशन ये देखेगी थ्रू ट्रेनिंग मैंने कितने परसेंट अचीव किया। ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू है उसका थ्रू ट्रेनिंग भी कुछ पार्ट रहेगा। मैं थ्रू 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, सबका एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के हिसाब से उसको अचीव करते हैं। तो ये एजेंडा जो है तो नंबर्स में, ये ट्रेनिंग जो है तो नंबर में अचीव होती है। तो हमेशा जो है तो ट्रेनिंग एमआईएस रहती है, एलएमएस होते हैं। सक्सेसफुल ट्रेनिंग को अचीव करने का यही प्रोसेस है। आपके पास प्रॉपर बेसिस में हर चीज मेजर होनी चाहिए, चाहे वो एलएमएस के थ्रू मेजर कर रहे हैं, एक्सेल सीट के थ्रू मेजर कर रहे हो, इट शुड बी मेजरेबल। Great, sir. Great, sir. Sir, moving to the next question, how do you approach career counseling and career counseling for employees? तो अब इसको थोड़ा सा मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दो अलग ले लेते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट चलता है। ट्रेनिंग एक जो है तो स्पेसिफिक चीज के लिए होती है कि आप उस स्किल को सीखेंगे। डेवलपमेंट आपके क्वेश्चन का जवाब है। तो बहुत जरूरी होता है कि जैसे कोई एक पर्सन आया, अब उसको बताना पड़ेगा कि आप जो है पार्ट होता है आपको डेवलप करने के लिए, ये एक प्रोसेस है, और ट्रेनिंग के थ्रू ही आप डेवलप होंगे। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। एक पर्सन आया, एक बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में आया, किसी भी मान लेता हूँ एडवाइजर या डीलर के प्रोफाइल में आया हो, एक एग्जीक्यूटिव लेवल के प्रोफाइल में आया। अब उसको आगे का तो नहीं पता कैसे पढ़ना है, अब लेकिन थ्रू ट्रेनिंग मुझे उसके काम को तो बताना है कि तुम्हें इस काम को करना है। एग्जीक्यूशन वाला काम हो गया, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। नाउ नाउ थ्रू कैरियर काउंसलिंग अब उसको बता सकते हैं कि तुम्हें अब मैनेजर बनना है। नाउ हाउ यू कैन बी ए मैनेजर, अब उसको प्रॉपर बेसिस में कैरियर काउंसलिंग का ही पार्ट हुआ एक तरीके से। कैसे आप जो है तो सीनियर एडवाइजर बनेंगे, कैसे आप टीम लीडर बनेंगे, कैसे आप एआरएम बनेंगे, कैसे एफएम बनेंगे, कैसे आप ब्रांच मैनेजर बनेंगे, कैसे आप जो है तो आगे चल के जो है तो कॉर्पोरेट मैनेजर बनेंगे। ये एक कैरियर काउंसलिंग का पार्ट होगा। लेकिन कैरियर काउंसलिंग के साथ में ट्रेनिंग भी कंटिन्यूस बेसिस करनी पड़ेगी, और दिस ट्रेनिंग इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कंटिन्यूस बेसिस में जो किया जा रहा है वो क्या हो गया, एक तरीके से डेवलपमेंट का पार्ट हुआ। आज हम आपसे एक ट्रेनिंग की बात करें थे, कल आपसे दूसरी ट्रेनिंग की बात करें। सो इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। करियर काउंसलिंग डेफिनेटली हम उसमें करते ही करते हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है इसमें, ये ऑब्जेक्टिव रहता है हम उसी में से लीडर बनाएं। जो हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, ये ट्रेनिंग उसमें से लीडर बनाने के लिए भी होती है। क्योंकि एक बाहर से हम लीडर लीडर अगर लाते हैं, बाहर से लीडर लाने की एक अलग से प्रोसेस है, उसको लाने का एक टाइम है, उसको फिर समझना पड़ेगा। फिर समझने के बाद में उसको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर समझना पड़ेगा, फिट हुआ या नहीं हुआ। 6-8 महीने में क्या हुआ, अब पता चली फिट नहीं हुआ तो चला गया। एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था, मैंने किसी का देखा हुआ था, स्पेशली जोमेटो के जो फाउंडर है उनका मैंने देखा था। सो ही सेड दिस इज वेरी गुड वन। बोले कि हम खुद लीडर जो है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन से लीडर तैयार करके सीनियर लेवल पे ले जाते हैं, बशर्ते कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ला करके। उसके उन्होंने एक ड्रॉबैक बताया जो कि मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा इस चीज को। उन्होंने ये बोला कि मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके अगर आता हूँ तो पहली बात लाने की उसके 2-3 महीने 4 महीने की प्रोसेस होगी, उसका एक नोटिस पीरियड होगा, एक प्रोसेस होगी। फिर इसके बाद वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, कल्चर समझेगा, समझ में आया, हम एक दूसरे को समझेंगे, तब से 6-8 से 8 महीने हो गए। अब पता चली कि समझ में नहीं आया हम एक दूसरे को,
तो फिर वो प्रोसेस चली गई। सो यहाँ पे ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप सही से कैरियर गाइड करते गए तो एग्जीक्यूटिव ही लीडर बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा वो। तो बहुत कैरियर काउंसलिंग जो है इंपॉर्टेंट हाँ, राइट, वेरी ट्रू सर। इसी कंटेक्स्ट में जो है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तो सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए। तो पहले मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के आपके दर्शकों के लिए डिफाइन कर देता हूँ कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। सो अंडरस्टैंडिंग द इमोशन बिहाइंड द स्माइल इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। कि आपके स्माइल के पीछे का जो इमोशन है, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, टू नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस। एज ए ट्रेनर आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब ये दो तरीके से हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। लर्नर भी, एज ए लर्नर भी आपको होना चाहिए। तो अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है, सक्सेशन ट्रेनिंग होती है, बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है। बिहेवियरल ट्रेनिंग जो है तो इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है तो आपको टच करती है। एज ए ट्रेनर आपको बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट रहेंगे तभी तो आप सामने वाले के भाव को समझ पाएंगे कि सामने वाला जो स्माइल कर रहा है उसके पीछे का पेन क्या है। इमोशन को समझना है अपने को, कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। तो क्या करना है, अपने को पेन को समझना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर। आप अगर बेहतर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप बेहतर तरीके से सामने वाले को इवेलुएट कर सकते हैं, सामने वाले के इमोशन को समझ सकते हैं। जितना बेहतर सामने वाले को समझेंगे, बेहतर ट्रेनिंग आप डिलीवर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। यू कैन प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, कोई टेक्निक आप फॉलो कर सकते हैं टू बी एन इमोशनल इंटेलिजेंस। Great, sir. Great, sir. Sir, moving back to the training and training sessions. So, how do you integrate real world scenarios into training sessions? तो सारी चीजें करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब डिलीवर कर रहे हैं तो अब देखना पड़ता है किस एज के लोग बैठे हुए हैं, तो हमें रील के जोक्स भी मारने पड़ते हैं बीच बीच में। तो बीच में जो रील्स चल रही हैं, जो शॉर्ट्स चल रहे होते हैं, देखना पड़ता है क्या ट्रेंड चल रहे हैं। अब उससे भी हम क्या करते हैं, उठाते हैं, और उठा करके फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या करते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस जो है तो टाइम के लोग हैं, किस तरीके की जो चीजें हैं कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो रियल टाइम में चीजें चल रही हैं वो कनेक्ट करते हैं, ताकि जो डिलीवरी मेथड हो बेहतर हो सके। इतना इजी नहीं होता, इसको थोड़ा सा और मैं कर दूं इस चीज को। Yes, please. रियल टाइम में क्यों जरूरी, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है कि रियल टाइम के एग्जांपल्स क्यों जरूरी है। एक तरीके से समझिए कि आप एक व्यक्ति है जो 9 to 5, 9 to 6 एक जॉब कर रहा है। नाउ मैं उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल करता हूँ, मान लेता हूँ कि 4 से 6 उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल कर लेता हूँ। नाउ मैं ये मान लेता हूँ कि कस्टमर रिलेशन में है, वो कस्टमर से डील करता है, ऐसा पर्सन है वो। अब मैंने क्या किया, वो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो बात किया है, क्लाइंटों से बात किया हुआ है, उसका एक टारगेट में भी होगा, पॉसिबिलिटी ही। नाउ इस सिचुएशन में क्या क्या बात हो रही है। सबसे बड़ी बात, हो सकता है उसके मैनेजर का कुछ प्रेशर रहा हो सकता है उसके टारगेट का कुछ प्रेशर रहा हो सकता है किसी क्लाइंट से कुछ झड़प हो गई होगी। हाँ, ना इतना चैलेंजिंग होगा कि उसको 4 बजे आकर के ट्रेनिंग में बैठ करके इंगेज करना है ना। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल होने चाहिए, उसके आसपास की चीजें चलनी चाहिए। सबसे पहले कि उसके माइंड में जो चल रहा है, क्लाइंट की फाइट अगर चल रही है, तो वो अगर कोई चीज चल रही है तो उसको पहले साइड निकालना है उसके माइंड से। तो रियल वर्ड्स के एग्जांपल्स बहुत काम आते हैं कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, शॉर्ट्स क्या चल रहे हैं, वीडियोस में क्या लोग देख रहे हैं इस तरीके इस टाइम में। वो जब कनेक्ट करते हैं, वो देख रहे होते हैं कंटिन्यूस में, जब वो बीच में ड्यूरिंग ट्रेनिंग बोलते हैं, जब ड्यूरिंग ट्रेनिंग बोलो तो वो इंगेज कर जाते हैं वो लोग। और इंगेजमेंट ये अपने आप में चैलेंज होता है, जिसको हम इस तरीके से ओवरकम करते हैं न्यू ट्रेंड्स को ला करके, क्या चल रहा है ट्रेंड आज। great, sir. Great, sir. सर, आपने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में आपने बताया था गेमिफिकेशन। सो क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, या क्या क्या छोटी छोटी वो एक्सरसाइज होती हैं या गेम्स होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, सर इसके बारे में प्लीज डिटेल में बताइए सर। तो अलग अलग तरीके के गेम होते हैं, हर एक गेम से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जनरली हम कोई भी जनरल गेम भी ले लेते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सबसे पहले वो गेम को खेलें और वो खुद उस गेम से कुछ ना कुछ सीखें। जैसे कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, टीम बिल्डिंग एक्टिविटी अपने आप में एक गेम है। अब हम उस गेम को अगर करवा रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, बलून का एग्जांपल ले लेते हैं। हमने बलून का एग्जांपल लिया, हमने बोला बलून क्या करना है आपको, आपको अपना बलून बचा के रखना है और दूसरे का बलून क्या करना है, तोड़ना है। तो क्या कर रहे हैं, दूसरे का बलून जा जाके तोड़ रहे हैं, लास्ट में किसी का बलून नहीं बचा। अब है एक टीम ही थे वो, बहुत सारे इस तरीके से चलते हैं। अब टीम ही थे, अब बशर्ते क्या करते, किसी का बलून नहीं तोड़ते, सिर्फ अपना रखे होते हैं। तो बताते कि आप दूसरे का तोड़ने में मत ध्यान दीजिए, अपना भी बचा के रखेंगे तो काम हो जाएगा। अपने आप में हर एक गेम से एक लेसन मिल रहा होता है। जब टीम बिल्डिंग गेम करते हैं, टीम बिल्डिंग अलग एक्टिविटी के अलग अलग गेम होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि क्या लेसन सीख सकते हैं। इवन एट द एंड भी उनको खुद भी अपने आप लेसन मिल जाता है। एक हमने गेम करवाया, गेम करवाने के बाद पता चला नहीं यार, अगर मैं साथ में होता, दोनों लोग हम साथ में होते, हम इसको बेहतर अचीव कर पाते टुगेदर।
हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो जो भी गेम होते हैं उसके इर्द गिर्द ही होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है उस ट्रेनिंग का वो अचीव हो। अब अगर टीम बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव है अगर उस ट्रेनिंग का, तो क्या कराएंगे, उस तरीके के गेम करवाएंगे जो उस तरीके से उनको खुद ही रियलाइज हो जाए, काश में इसको साथ में होता तो हम क्या करता इसको कंप्लीट कर लेते। इस तरीके से डिफरेंट तरीके के गेम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उसमें जो करवाते रहते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मूविंग टू मोर इनटू ट्रेनिंग एंड जैसे आपने पहले भी बताया कि कोविड एंड टेक्नोलॉजी एंड जो रिमोटली हम जो ट्रेन करते हैं या एक्चुअली जो फिजिकल जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इन द प्रेजेंस, सो हाउ डू यू अप्रोच ट्रेनिंग फॉर रिमोट टीम्स एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट वही का वही जो क्वालिटी बोल लीजिए या वही की वही जो मेजर्स बोल लीजिए या वही का वही जो आउटपुट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो अपने को मिल सके। तो ये अपने आप में एक हाइब्रिड मॉडल, आजकल हम हाइब्रिड मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। ऑनलाइन अपने आप में एलएमएस होता है हमारे पास, जनरली बताया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग। आपको एलएमएस के बिना ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करना नॉर्मल प्रोसेस, आप उसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे विदाउट एलएमएस आप। तो अब जैसे कि थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है तो लाइव भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कंडक्ट लाइव कंडक्ट करके हम प्रॉपर बेसिस में उसको डिजाइन करते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मैं ये भी ले लेता हूँ कि लगभग 10 लोग सामने बैठे हुए हैं। अब मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक डिलीवर करूंगा और फिर क्वेश्चन थ्रो करूंगा। 2 क्वेश्चन थ्रो किया, 3 क्वेश्चन थ्रो किया, और अगर सामने से रिस्पॉन्स आ रहे हैं और सही रिस्पॉन्स आ रहे हैं और डिलीवर हो रही है ट्रेनिंग, और वो कंप्लीट भी हो रही, डिलीवर हो रही है, कंप्लीट हो रही है, डिलीवर हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो मेजर करने के भी अलग अलग प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस यही हो गया जो क्वेश्चन आंसर हो गया एक। दूसरा, फिर बिहेवियर में वो ट्रेनिंग कैसे आई, बिहेवियर में आई या नहीं आई। तीसरा, उस काम को जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। 3 तरीके। सबसे पहले ये जो रिमोट के थ्रू दिया गया, जो ऑनलाइन बताया गया, तो क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हुए नहीं। ये ऑफलाइन में भी होता है, क्वेश्चन आंसर ऑफलाइन में भी चलेंगे। मेजर करने का सिंपल तरीका है, जो आपने ट्रेनिंग डिलीवर की उसके क्वेश्चन आंसर पूछिए, अगर रिस्पॉन्स सही है, चाहे आप रिटर्न में पूछिए उसको, चाहे ओरल पूछिए, रिस्पॉन्स सही है तो ट्रेनिंग डिलीवर हुई। दूसरा, वो ट्रेनिंग बिहेवियर में आई या नहीं आई। तीसरा, उस काम को जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ नहीं। तीनों चीजों को मेजर करेंगे, एट द एंड पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो रिमोटली करते हैं हम, रिमोटली हम करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, दूसरी जगह पे भी अवेलेबल है। रिमोटली करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें जो मॉडल बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑनलाइन ही बनाना है ज्यादातर, ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है ना। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपने मेरे से पूछा आपका गोल क्या है, एक बार सिर्फ सोचिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30-40 लोग हैं। अब वो एक साथ में बल्क हायरिंग तो नहीं कर रही है, उसके पास में एक बंदा आया, 2 बंदा आया, अब उसको एक बंदे के लिए ट्रेनर थोड़ी ना रख देंगे वो। अब ट्रेनर क्या होता है, चैलेंज आता है, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए डिजाइन किया, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं। तो उन्होंने ये बोला कि ट्रेनर क्या होता है, कि ट्रेनर क्या करेगा कि सबसे पहले आएगा, 3 महीने 4 महीने ट्रेनिंग देगा, 5 महीने ट्रेनिंग देगा, सारा नॉलेज लेके चला जाता है। अब जब सारा नॉलेज लेके चला गया तब मैं नया ट्रेनर दे रखूंगा, फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें उसको बताऊंगा। उनके लिए चैलेंजेस हो जाता है और एज ए ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या सॉल्यूशन है उसके लिए, सॉल्यूशन ये है रिमोट रिकॉर्ड या एलएमएस के थ्रू डिजाइन करना। अब मैंने ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने डिजाइन कर दी। अब आपके पास एक पर्सन आ रहा है, उसको आपने ट्रेनिंग दे दी, इवेल्युएट करके देख लिया, इवेल्युएशन का पूरा मॉडल मैंने बना दिया आपके लिए, और आप इवेल्युएट करके देख लिए ट्रेनिंग डिलीवर हुई या नहीं हुई, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले लिया आपने। अब आपको जरूरत ही नहीं है वहां पे ट्रेनर की ज्यादातर। तो रिमोटली जो हो रहा है या ऑनलाइन जो हो रहा है, ये भी उतना ही इफेक्टिव होता है जितना ऑफलाइन वाला होता है। लेकिन उसके लिए मेजर करने के लिए आपके पास परफेक्ट पैरामीटर्स होने चाहिए, परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया एलएमएस उसमें से एक प्रोसेस है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एलएमएस बहुत सारे आजकल अवेलेबल है मार्केट में। Sir, moving to the next question, and yes, I was waiting for this one. Please share common misconception, success story, feedback, या strange incidents about training and development. पहला मिसकंसेप्शन ये है कि ट्रेनिंग से थोड़ी ना कर पाएंगे, ये तो करके ही करेंगे। Okay, okay. करेंगे, हायर देन ट्रायल मेथड। तो लोगों के माइंड में एक्चुअल में कल्चर के कारण होता है, मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं इसको हम। तो पहला तो ये है कि एक तरीके से कि ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, ये जो है तो एक तरीके से जो है तो करके ही हम सीखेंगे। तो पहला तो ये प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा जो है, तो इसमें जब आते हैं तो बहुत सारे फनी स्टोरी इसमें आती है, बहुत सारी फनी चीजें चलती रहती हैं। पर इसमें जब जब कल्चर बनाने की बारी आती है, कल्चर बनाने की बारी आती है, तो सबसे पहले ये होता है कि लगता है ऐसा कि लीडरशिप टीम आगे बढ़ेगी, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग में लोग ये भी सोचते हैं कि टीचिंग की तरह होता है, कि लेक्चर आकर के डिलीवर कर दिए, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। ये भी मिसकंसेप्शन है। सबसे मिसकंसेप्शन यही होता है कि मुझे फॉर एग्जांपल पढ़ाना आता है, पढ़ाना नहीं है, उस पढ़ाने को यहाँ मेजर भी किया जाएगा।
कि अब आपको पढ़ाना अगर आता है तो मेजर करके देखेंगे रिजल्ट में कि कितने राइट। परसेंट आप अचीव कर पाते हैं। और अगर ऐसे जैसे होता है ना रिजल्ट में कि कॉलेजों में भी जनरली होता है, पर उसको हम मेजर करते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में हमारे स्टूडेंट 10 लोग फेल हो गए, 10 पास हो गए, वो भी मेजर हो रही होती है। तो उसको उस लेवल में नहीं देखें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम डीप में देखते हैं इसको। हम डेली बेसिस में इसको मेजर कर सकते हैं, हम वीकली बेसिस, मंथली बेसिस में। तो ये भी होता है कि टीचिंग आती है मुझे तो मैं पढ़ा मतलब ट्रेनर बन सकता हूँ। ट्रेनर इज द डिफरेंट वन। स्किल ट्रेनिंग आपको करनी रहेगी, तो स्किल ट्रेनिंग की कल प्रोसेस है, आपको सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने बताया ना, ये टीचिंग नहीं है। अब आपको उस व्यक्ति को एंगेज करना है, दोज हु आर सिटिंग फ्रॉम 9 to 4। अब आपकी ट्रेनिंग है 4 to 6। अब आपको सिर्फ आकर के लेक्चर डिलीवर कर देंगे, आपकी एनर्जी खुद ही अगर लो है प्रॉब्लम है। टीचिंग राइट। नहीं है ये टीचिंग नहीं है, एक मिसकंसेप्शन रहता है ज्यादा लोगों में, टीचिंग नहीं है। पर साइंस सारी टीचिंग की एप्लीकेबल होती है, टीचिंग की सारी प्रोसेस एप्लीकेबल होती है, पर वो वाली टीचिंग नहीं जो हम सोचते हैं स्कूल या कॉलेज में। ट्रेनिंग इज द डिफरेंट गेम, डिफरेंट स्किल है, ये डिफरेंट माइंडसेट है। और हर चीज को इवेल्युएट खुद से इवेल्युएट करना है, खुद से। अब जैसे एग्जांपल ये भी होता है, अब एक और ले लेते हैं। अब इसमें फीडबैक भी मिलेगा, अब आपको एज ए ट्रेनर आपको फीडबैक निगेटिव भी मिल सकता है। हम्म। नाउ हाउ यू आर रिएक्टिंग। मिसकंसेप्शन ये था ट्रेनिंग मैंने एज ए टीचर डिलीवर कर दिया, टीचर को रिस्पेक्ट ही करेंगे, नहीं। यू कैन गेट नेगेटिव फीडबैक एज वेल, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेंगे आपको। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द नेगेटिव फीडबैक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द मिसकंसेप्शन, स्पेशली टीचर वाला जो सबसे ज्यादा होता है। कल्चर बनाने की बात आती है तब कि लीडर आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम रहती है। लीडर्स जो है तो बोले करके सीखेगा हमारा बच्चा। Great, 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 sir. Sir, moving to the another question, how do you celebrate the achievements of your trainees? तो सबसे पहली बात तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस कल्चर को लाया, हम ट्रेनिंग को कनेक्ट भी करते हैं। दोज हु आर डूइंग ग्रेट ग्रेट, हम उसको किसी न तरीके से हम उसको अप्रिसिएट करते हैं। चाहे वो फाइनेंस के टर्म में हो, चाहे उसको हम सर्टिफिकेशन के रूप में दो, सर्टिफिकेशन Hmm. के रूप में उसको करें, या फिर इवन जैसे मैं बताया था आपको ट्रेनिंग एमआईएस होती है, वो ट्रेनिंग एमआईएस को हम कनेक्ट कर देंगे उसके डायरेक्ट परफॉर्मेंस से, थ्रू इंक्रीमेंट उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग गुड ट्रेनिंग यू विल गेट रिवॉर्ड्स, तो इंक्रीमेंट से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग गुड वन, सो इसके आपके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, तो हम सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर बेसिस में। दूसरा जो है तब हम क्या करते हैं इसको जो है तो ये कर रहे हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो ये इंक्रीमेंट्स कनेक्ट कर देते हैं एक तरीके से, डिफरेंट रिवॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट हेल्दी कंपटीशन आपस में करवाते हैं, उसके हम आरएनआर करते हैं प्रॉपर बेसिस में। हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम एज ए टीम सेलिब्रेट करते रहते हैं। जब अचीव कर लेते हैं फिर इसके बाद नया टारगेट सेट करते हैं, इस बार जो है तो हमें ये अचीव करना है। इवन हम वीकली बेसिस में अपनी एमआई सेट करते हैं, मंथली बेसिस में अपनी एमआई सेट करते हैं, ईयरली बेसिस में करते हैं, और उसको अचीव करते हैं, एंड वी सेलिब्रेट इन डिफरेंट वेज। Great, great, great. इसी कंटेक्स्ट में एक थोड़ा सा और टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। What impact do you think mentorship has on career advancement? इसका तो 3 साल पहले या 4 साल पहले, मैं बोलूँ 2022, यानी 3 साल पहले की बात है। ये हमेशा से होता है, एक स्पेशली जो दोज हु आर इन स्कूल साइड कॉलेज में जब जाने की कोशिश कर रहे हैं, Hmm. तो दो मेथड है आपके पास में। ए पॉइंट से बी पॉइंट आपको जाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए आपके पास में ऑप्शन है कि आप बहुत सारी गलती करें, एरर एंड ट्रायल मेथड। तो एक तरीका था कि ये हमने क्या किया कि एरर एंड ट्रायल मेथड से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गए हैं ना। अगर आपको यहाँ पे मेंटोरशिप मिल जाती है, कैरियर गाइडेंस मिल जाती है, तो आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ नहीं जाते। आपको अगर सही मेंटोरशिप और सही गाइडेंस मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे पॉइंट से बी पॉइंट। सो दिस इज द रोल ऑफ मेंटोरशिप, कैरियर गाइडेंस अगर आप सही मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये पूरी तरीके से आप जो है तो डेफिनेटली हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, दो जो आर इन स्कूल साइड, जब अपने करियर डिसाइड कर रहे हैं, अपने सीनियर अपने जूनियर जो भी आपके भैया लोग हो, आप जरूर पूछिए उनसे। Great, 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 sir. Sir, another question and the most important, how do you handle conflicts that arise during training session? ओके, सो इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग की डिलीवरी मेथड आपको सही करनी पड़ेगी। आपको बोरिंग तरीके से ट्रेनिंग को नहीं डिलीवर करना है। आपको जैसे मैंने बताया, थोड़ा बीच बीच में आपको इंटरेस्टिंग चीजें रखनी पड़ेंगी। आपको नए ट्रेंड देखने पड़ेंगे कि आजकल के लोग क्या देख रहे हैं, जिस एज जनरेशन में बैठे हुए उनको क्या सुनना पसंद होगा, कि थोड़ा सा उनको हंसी भी आ जाए बीच में, बीच बीच में उनको हंसी भी आनी चाहिए। वो भी स्ट्रेस से आए हुए हैं, थोड़ा सा उनका स्ट्रेस बैलेंस होना चाहिए। किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में देखेंगे, पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में वो बैलेंस करते हैं। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग में, जनरली ट्रेनिंग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता अपार्ट फ्रॉम द मैनेजर, वो हम बैलेंस करते हैं, कोऑर्डिनेशन का पार्ट होता है वो। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम करते नहीं। प्रॉपर बेसिस में ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर रहती है, वो कोऑर्डिनेट करेगी, उसके बिना होता नहीं। प्रॉपर बेसिस में
कोऑर्डिनेशन होगा। बट ये वाला जो रहता है कि बहुत सारा चीज जो है तो स्ट्रेस में है या किसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो डिलीवरी प्रोसेस का पार्ट होता है। सो वी ट्राई टू डिलीवर बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग। और जब भी हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ऐसे नहीं कि ट्रेनिंग डिलीवर किए हुए, सो वी ऑल्सो प्रिपेयर प्रिपेयर करते हैं। भले ही हमने डिलीवर की हुई है, पर प्रिपेयर करते हैं कि मुझे ये मिनिमम पॉइंट्स डिलीवर करके आने हैं। भले मैं 1 घंटे बोल रहा हूँ, तो 1 घंटे में मिनिमम 3 पॉइंट उनके माइंड में जानी चाहिए और उसका आउटपुट आए। और 1 घंटे में हम बहुत सारी कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, पर उनके माइंड में 3 पॉइंट है जो जाना चाहिए। तो इस तरीके से 3 पॉइंट हम कोशिश करते हैं, 4 पॉइंट जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज रियली गुड। जो अपन ने एक ब्रीफ सारे जो टॉपिक्स अपन ने कवर किए हैं एंड रियली इट वाज ग्रेट। मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट फाइनल मैसेज would you like to share with the Yogi Ram listeners about the importance of learning and development? ओके, थैंक यू योगेश जी, पहले तो बुलाने के लिए अच्छा लगा मुझे और बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप आपके दर्शक जो है तो सीखे होंगे। मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि आपको कल्चर बनाने हैं। जब भी आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव यही होता है। जब आप ट्रेनर जा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि वहाँ पे कल्चर डेवलप करें आप, ट्रेनिंग का, लोग आपस में सीख सकें। एज ए लर्नर जा रहे हैं तो आप ऐसे व्यक्ति का सुनिए जो इंकरेज कर रहा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनिए जो डिक्रीज कर रहा है। जैसे वो डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे समझ लीजिए कि वो एरर एंड ट्रायल मेथड से सीखा हुआ सीनियर बना हुआ है। और Oh, भरोसा मानिए, अगर आपने लर्निंग एंड डेवलपमेंट मेथड से आप आगे बढ़े तो उस व्यक्ति से आगे बढ़ जाएंगे जो डिक्रीज कर रहा था, आपको डाउन साइड में ले जा रहा था। तो एज ए लर्नर जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सुनिए, दोज हु आर इंकरेजिंग। एज ए ट्रेनर, एज ए आप कोच जाते हैं, सो यू हैव टू क्रिएट कल्चर। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्रिएट कीजिए जिससे एक दूसरे से लोग सीख सके, एक दूसरे से जो है तो आगे बढ़ सके। great, 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 sir. It was really great having you on the podcast and thank you for your time. एंड सर मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आपका जो नेक्स्ट अवेलेबिलिटी है वो भी हमारे साथ शेयर करें, सो वी कैन टॉक अबाउट वेरी सब टॉपिक्स एंड द इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीएफएसआई हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया, हाउ अ न्यू कमर कैन गेट इनटू दिस फील्ड, दे कैन क्रिएट देयर कैरियर एंड क्या टिप्स रहती हैं, क्या क्या पॉइंटर्स रहते हैं जो उनको शुरुआती दौर में काम के रहते हैं, और कैसे with the patience, with the education, with the training they can achieve a big goal in terms of money, in terms of wealth, and yes, in terms of name also. ओके, तो पहली बात तो थैंक यू योगेश जी बुलाने के लिए। मैं जैसे बताया मुझे अच्छा लगा बात करके। मुझे अच्छा लगा पहली बात तो बात करके आपसे, और डेफिनेटली हम करेंगे। सुनने में अच्छा लगता है तो डेफिनेटली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Great sir, great sir, great sir. So thanks for time sir once again.